जय भीम, जय भारत। जैसा कि हमें सभी को पता है कि मनुवादी व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों की आबादी 85% थी, जिनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। सबसे जो उच्च स्थान दिया गया था ब्राह्मण समाज को दिया गया था। लेकिन मैं उसकी चर्चा न करके उनके रोजगार के पॉइंट की चर्चा करूंगा कि उनके पास रोजगार का क्या अधिकार था। जो मनुवादी व्यवस्था में ब्राह्मण समाज को रोजगार चलाने के लिए 2 अधिकार दिया गया था। पहला, किसी मंदिर में पुरोहित या पुजारी बनने का अधिकार था। दूसरा अधिकार शिक्षा देने का अधिकार था। तो हम पहले अधिकार की कल्पना करते हैं कि पुरोहित बनने का अधिकार था। ये कल्पना करके चलो कि एक गांव में अगर 2000 घर हो, 2000 लोगों की आबादी हो और उसमें एक मंदिर हो, और वो विशेष करके आबादी जो बड़ा गांव हो उसमें 2000 आबादी अगर हम ब्राह्मण समाज की मान कर चले तो उस मंदिर में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। इसका मतलब 1799 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये मनुवादी व्यवस्था थी। दूसरा था रोजगार का अधिकार, था शिक्षा देने का अधिकार। जब 85% जो आबादी शूद्र समाज की थी उसे रोजगार का अधिकार नहीं था, तो वो शिक्षा देंगे किसको? दूसरा, अगर 15% में बचे हुए भी 7.5% नारी की आबादी माननी पड़ेगी हमें, तो औरतों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसका मतलब 85 और 7.5%, 92% लोगों को तो शिक्षा का अधिकार बिल्कुल ही नहीं था। शिक्षा का अधिकार किसको था? अब क्वेश्चन ये उठता है। शिक्षा का अधिकार मनुवादी व्यवस्था में राजा और उनके जो मंत्री या वजीर करीबी गिनती के लोग होते थे उनको ही शिक्षा का अधिकार होता था। ज़्यादातर शिक्षा वही ले पाते थे। आजकल की तरह वहाँ गली मोहल्ले में स्कूल नहीं होते थे, गलियों में, मोहल्लों में, शहर में, कस्बों में जो पढ़ाई जा सके। उस समय पूरे स्टेट में ही ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 आश्रम होते थे, 1-2 जिसे गुरुकुल कह देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 गुरुकुल होते, आश्रम होते थे। उनमें कितने के बच्चे शिक्षा लेते होंगे? उत्तर प्रदेश वर्ग के स्टेट को अगर मान के चले तो उस टाइम में 3 या 4 राज्य होते होंगे। 3 या 4 राज्यों में 2-4 आश्रमों में अगर कोई शिक्षा देता था, कितने के लोगों को देता था? 150 लोगों को अगर एक आश्रम में शिक्षा मिलती थी तो कुल लगाकर 250-300 लोगों को शिक्षा देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक आश्रम में शिक्षा देने वाले कितने हो सकते थे? गुरुकुल में कितने को हो सकते थे शिक्षा देने वाले? 5-4 हो सकते थे एक में। तो ये मान के चलो उत्तर प्रदेश से जैसे सरकार में कुल 20-25 लोगों को ही शिक्षा देने का अधिकार बचा था। ये बात अब साबित हो सकती है, समझ में आए तो। जब लॉकडाउन लग रहा है महामारी की वजह से, शिक्षा देने का अधिकार तो प्राइवेट स्कूलों को भी है, लेकिन उन प्राइवेट स्कूल वालों को पता चलता है जब कानून द्वारा ये बना दिया गया है कि स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चे नहीं आएंगे, तो शिक्षा किसको देंगे और रोजगार कैसे चलाएंगे? ये प्राइवेट स्कूल वालों को पता है। जो समस्या उनके सामने आज आ रही है, यही बात उस टाइम थी जब ब्राह्मण समाज को शिक्षा का अधिकार दे दिया। जब किसी को शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं दिया गया था तो शिक्षा देंगे किसे? इसलिए यह शिक्षा का अधिकार भी कोई काम का नहीं था। उसकी वजह से वो लोग बेरोजगार थे और भूखमरी की जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी भी इतनी बुरी हालत थी। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जो राजा महाराजाओं के मंत्रियों को शिक्षा देते थे, अपने आप को वो जो राजगुरु कहते थे या मंदिरों में पुरोहित और पुजारी कहते थे, उनकी स्थिति अच्छी थी। वो लोग भी अपने समाज के साथ चल के थोड़ी चलते थे। उन्होंने भी एक गुट बनाया होता समाज के साथ, तो वो लोग ऐसा ही सौतेला व्यवहार करते थे जैसा औरों के साथ करते थे। समाज के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। कोई कहानियाँ उठा के देख लेना, कोई वेद या कोई ग्रंथ उठा के देख लेना, उन्होंने ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए क्या किया, स्त्रियों के लिए क्या सुविधा दी है। कई सुविधाओं का नाम नहीं आता उसमें। जो हालात चल रही थी, अगर हम ये बात मान के चले
तो गुजारा कैसे होता था। ये तो बाबा साहब का भला हो, जिनका मनुवादी लोगों ने इतना विरोध किया, इतने विरोध के बावजूद भी संविधान बनाते समय उसने ब्राह्मण समाज को रोजगार का अधिकार, सबके साथ समानता का अधिकार दिया कि वो कोई भी रोजगार कर सकते हैं, वो खेती कर सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ा जो वो काम नहीं कर सकते। अगर मनुवादी लोग संविधान बनाते तो ब्राह्मण समाज को वो सिर्फ 2 ही अधिकार देते रोजगार का, एक तो पुरोहित का अधिकार देते और शिक्षा का अधिकार देते। शिक्षा का अधिकार क्या काम आते, क्योंकि वो मनुवादी व्यवस्था बनाते तो शूद्रों को, जिनके आबादी 85% है, नारी की आबादी 7.5% है, उनको अधिकार नहीं देते। तो शिक्षा किसको देते? लोगों के साथ, ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ भूखमरी की समस्या होती। प्राचीन ग्रंथों में, कहानियों में हर जगह एक ही कहानी, एक ही प्रकार की कहानी मिलती है कि एक निर्धन ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण। इसके पीछे यही वजह थी कि उनके पास रोजगार का अधिकार नहीं था। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों पर टिकी हुई है, बाबा साहब के मिशन पे टिकी हुई है। और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी का, जिसे लोग चाणक्य कहते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी इस बात को समझते हैं कि उनके समाज ने, पुराने समय में गरीब समाज ने कितनी मुसीबतें झेली थी बेरोजगारी की हालत में। इसलिए वो बीएसपी के साथ जुड़े हुए और पूरा जोर लगा रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि मनुवादी व्यवस्था दोबारा से न आए, लोगों के सामने रोजगार की समस्या नहीं आए, मैं उन सब भाइयों के निवेदन करूंगा कि वो भाई सतीश मिश्रा के साथ खड़ा हो जाए और उनका हौसला बढ़ाए, ताकि वो मनुवादी व्यवस्था को कभी लागू नहीं होने दे। और लागू होगी मनुवादी व्यवस्था तो ये मान के चलो कि भारत में अगर इस समय ब्राह्मण समाज की आबादी अगर हम कुल 3% मान ले तो भी 135 करोड़ की आबादी में करीब 4.25 करोड़ आबादी बनती है। 4.25 करोड़ आबादी में से कुल भारत में 5 या 6 लाख मंदिर है, 5 या 6 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अगर मनुवादी व्यवस्था के तहत अगर शूद्रों को और नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ, गरीब ब्राह्मण खुद शिक्षा नहीं ले सकते, मंत्री संतरी नेता और बड़े अफसर कितने होंगे? 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे। उनको शिक्षा देने के लिए कितने टीचरों की जरूरत पड़ेगी? 20-30 हज़ार। कल्पना करो, सिर्फ 6 लाख लोगों के पास ही रोजगार रहेगा। बाकी ब्राह्मण समाज के 4 करोड़ अगर 15 लाख आबादी माने तो 4 करोड़ 9 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे मनुवादी व्यवस्था में। इसका बचाव का एक ही तरीका है मनुवादी रोकने को। भाई सतीश चंद्र मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी का चाणक्य माना जाता है, अगर उसके पीछे खड़े होगे, उसका हौसला बढ़ाओगे तो वो कभी भी मनुवादी व्यवस्था को लागू नहीं होने देगा। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।